तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जिसकी एग्जाम डेट है 28 फरवरी 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। बालक देखभाल एवं शिक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट के चार चार प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आज हम बालक देखभाल और शिक्षा, या जिसे हम बाल विकास भी कह सकते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आ गए हैं। आप सबको पता है ये आपका 45 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कीजिए। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई लेवल पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपके पास में अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। लगभग 35 दिन का समय आपके पास में बचा है। इस 35 दिन में आपको जी जान लगा देना है जिससे कि एक सीट 660 में से आपकी हो जाए। ठीक है, अब ये एक सीट आपको कैसे मिल सकती है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें वो सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। सामने नोटिफिकेशन बेल भी दिख रहा होगा, उसको भी आपको दबाकर ऑल पर सेट कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, आपके एमपी महिला सुपरवाइजर सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट के चारों सब्जेक्ट के सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं, आप लोग मंगा सकते हैं। मात्र 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट के सुपर नोट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और 39 रुपये में एक सब्जेक्ट का सुपर नोट्स मिल रहा है। जो भी आपको मंगाना हो आप मंगा लीजिए क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा है और हमने इस नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि बचे हुए 35 दिन में आप अच्छे से अगर पढ़ाई करें, 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करें, तो आप आसानी के साथ में 2 बार इन नोट्स को पढ़ करके समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा क्या-क्या, तो पोषण एवं स्वास्थ्य जो आपका 55 नंबर का आने वाला है, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा हमने कवर किया है पीडीएफ में। इसके अलावा सामान्य ज्ञान जिसमें आपका मैथ आएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर भी रहेगा, इसको भी पूरा सिलेबस के अनुसार हमने जो है कवर किया है। और शिशु देखभाल जिसे हम बाल विकास कहते हैं, ये भी आपका पूरा जितना भी सिलेबस में आपके दिया हुआ है चैप्टर वाइज़ हमने इसको कवर किया है। और मैनेजमेंट जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, ये भी आपका कंप्लीट हमने कवर कर रखा है इस पीडीएफ नोट्स में। ठीक है, तो ये पीडीएफ नोट्स आप लोग अपने तुरंत मंगवा लीजिए। यहाँ से क्या करना है, आपको थ्योरी कवर करना है पीडीएफ नोट से, जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको कवर करना है और आप आसानी के साथ में 2 बार आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। इसके लिए आपको ये नोट्स मंगा लेने हैं। नोट्स मंगा करके यहाँ से थ्योरी कवर कीजिए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम डेली यूट्यूब पे करा ही रहे हैं हर सब्जेक्ट की, तो यहाँ से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम देने जाएंगे और 660 में से एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपना क्लास शुरू करते हैं। इसको मँगा लेना, सबको बता देना, जो भी आपके आस-पास हों, उन सबको बता देना और ये पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर तुरंत ही सेंड किए जाएँगे, घर पर नहीं भेजे जाएँगे। और अब घर पर भेजने का समय भी नहीं है, घर पर पहुँचने में ही 15 दिन लग जाएँगे, फिर आप पढ़ोगे कब, है ना? 28 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, तो तुरंत आप जो है व्हाट्सएप पर प्राप्त कर लीजिए। और अगर आपको हार्ड कॉपी में प्राप्त करना है, तो आप व्हाट्सएप से पीडीएफ लेकर के अपने फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पे चले जाइए, वहाँ से निकलवा लीजिए, ठीक है ना? ₹100 में सारे पीडीएफ निकल जाएँगे अगर आपको हार्ड कॉपी में पढ़ना है। वैसे पढ़ने वाले के लिए कोई मतलब ऐसी वो नहीं रहती है, कहीं भी वो कैसे भी पढ़ सकता है। ठीक है? चलिए, इसके लिए आपको ये स्कैनर दिख रहा है, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसी पर 128 का पेमेंट करके, और 128 का जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएँगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है? चलिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला प्रश्न देखते हैं बाल विकास का। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घरेलू सामग्री घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधि में बच्चों की मदद करती है? यानी आपके घर में जो सामान होते हैं वो किस तरह से बच्चों की मदद करते हैं अधिगम करने में? अधिगम का अर्थ होता है पढ़ने में। ठीक है, देखिए, प्लास्टिक कवर, प्लेट, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज, समाचार पत्र, क्या ये मदद करते हैं बच्चों की पढ़ने में? लकड़ी के सामान के टुकड़े, क्या ये मदद करते हैं? कांच की सामग्रियां या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसी कौन सी सामग्री है जो बच्चों के घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियों में मदद करती है? रचनात्मक का क्या अर्थ है? जैसे कि बच्चे नाव बनाते हैं, ठीक है ना, तो कागज की नाव बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, ये भी कागज का बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि बच्चे कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, तो कौन सी आपके घर की सामग्रियां हैं जो ये क्रिएटिव काम करने में उनकी मदद करेंगी? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो भी प्लास्टिक के कवर होंगे, प्लेटें होंगी, डिब्बे होंगे या इस्तेमाल किए हुए कागज होंगे या समाचार पत्र होंगे, ये मदद करेंगे उनको क्रिएटिव चीज़ बनाने में। आप देखते हैं स्कूल से प्रोजेक्ट भी मिलता है कि आज अपने घर पर जाकर के आपको ये चीज़ बना करके लाना है, पेपर से ये चीज़ बनाना है, डिब्बों से मिला करके ये चीज़ बनाना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की हेल्प करती हैं। ठीक है, देखिए,
तो प्लास्टिक कवर, प्लेटें, प्रयुक्त कागज, समाचार पत्र जैसी वस्तुएं अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण घरेलू अधिगम और रचनात्मक गतिविधियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद हो सकती हैं। ठीक है, जब बच्चे घर पर ही पढ़ते हैं, छुट्टियों के दिन हो जाते हैं, 2 महीने की छुट्टी हो गई, अब बच्चे क्या करें? तो बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं घर पर, तो वो इन चीज़ों का यूज करके कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका एक्ट से संबंधित प्रश्न है। निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देश बाल संरक्षण के कार्य से संबंधित है? यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा है ऐसा है जो बाल संरक्षण के कार्य से संबंधित है? देखिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करें, जो कि 2006 में बनाया गया था, या फिर गोपनीयता नहीं रखें, जो कि 2000 में बनाया गया था, या फिर प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, 2003 में बनाया गया था, या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा ऐसा एक्ट है जो यहाँ पर कार्य करेगा बच्चों के संरक्षण के लिए? ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना, जो कि 2006 में इस टैगलाइन को दिया गया था, जो यह बताती है कि अगर आपको बच्चों को सुरक्षित रखना है तो सबको मिल करके एक साथ में कार्य करना होगा। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना 2006 बाल संरक्षण कार्य से संबंधित औपचारिक मार्गदर्शन है। यह एक ऐसा मतलब कि आपको एक लिस्ट बना करके दे देंगे कि भाई ये देखिए, ये आपका औपचारिक मार्गदर्शन हम आपको दे रहे हैं, इस तरह से कार्य कीजिए जिससे कि बच्चों की रक्षा की जा सके। देखिए, ये है क्या? तो यह दस्तावेज बाल कल्याण को बढ़ावा देने और बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने में एजेंसियों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। एजेंसियां जो होती हैं, जैसे एनजीओ हो गया या फिर कोई अन्य एजेंसी जो बच्चों के संरक्षण का कार्य करती है, उनको यह दिशा निर्देश देता है कि किस तरह से उनको कार्य करना है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना एक्ट 2006, जो कि बाल संरक्षण के एक्ट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और ये सारे प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा करके हमने रख दिया है। ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, या फिर बगल में राजस्थान है, राजस्थान में जो महिला परीक्षा का एग्जाम होता है, बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रिसेंट में एग्जाम हुआ है, तो वहां से ये सारे प्रश्न उठाए गए हैं, जो कि सेम टू सेम आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। अब देखिए, ये 29 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर में आपका एग्जाम हुआ था महिला बाल विकास का। देखिए, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों के साथ अंतः क्रिया करते हैं तो बच्चे क्या सीखते हैं? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घरेलू अधिगम क्या होता है। घरेलू अधिगम का अर्थ है बच्चे घर पर रह करके जो चीजें सीखते हैं वो घरेलू अधिगम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब माता पिता से क्या सीखते हैं बच्चे, आइए देख लेते हैं। बात करना, विचार करना, चित्र रंगना या फिर चित्र मिलाना। तो माता पिता से बच्चे क्या सीखते हैं? देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बात करना माता पिता के द्वारा ही। देखिए, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, माता पिता के ही कांटेक्ट में रहते हैं, तो माता पिता जैसी बात करेंगे, जिस लैंग्वेज में बात करेंगे, बच्चे वही सारी चीज़ें सीखते हैं, ये आप भी जानते हैं। देखिए, तो घरेलू अधिगम में माता पिता अपने बच्चों के साथ अंतःक्रिया करके उनके विकास को बढ़ावा देते हैं। जो भी क्रिएटिव माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं। अब देखिए, अब जैसे एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, वो इंग्लैंड में पैदा हुआ, दूसरा बच्चा भारत में पैदा हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में उनके माता पिता इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं तो बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, लेकिन वो इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, जो माता पिता बोल रहे हैं वही तो बच्चे सीख रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया के लोग, इंडिया के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर भी माता पिता इंग्लिश बोलना शुरू कर दें शुरू से ही, बचपन से ही, तो बच्चा अपने आप इंग्लिश में ही बात करने लगेगा। तो माता और पिता की जो अंतःक्रिया होती है उसका सीधा सीधा इफेक्ट इस बालक के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए अब जो पढ़े लिखे माता पिता होते हैं वो कभी भी घर में देसी लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। कार्य का कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इन चीज़ों का नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे भी वही सीखेंगे। ज़्यादातर जो माता पिता होते हैं वो अब यह प्रयास करते हैं कि इंग्लिश के कुछ वर्ड बच्चों को सिखाए जाएँ, तो इसके लिए वो आपस में भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। कोकोनट ला दो बेटा, वाटर ला दो बेटा, टॉवेल ला दो बेटा, तो इससे बच्चे खुद सीखते हैं। हाँ, इसको टॉवेल बोलते हैं, इसको कोकोनट बोलते हैं, जो पिया जाता है उसको वाटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चे स्वयं सीखते हैं माता पिता की अंतःक्रिया से। इसी को हम घरेलू अधिगम भी कहते हैं। सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ रही हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। उससे आपके कमेंट जो होते हैं वो हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं। एक तरह से हमको ईंधन मिलता है आपके कमेंट से, ठीक है ना? तो हम और उत्साहित होकर के आपके लिए नई-नई वीडियो लाते रहते हैं। और इसको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। देखिए, मनुष्य की कौन से लक्षण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं? आनुवंशिकता के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, प्रैक्टिस नंबर 2 में शायद बताया था आनुवंशिकता क्या होती है, पूरा डिटेल में समझाया था। और पीडीएफ में भी हमने आनुवंशिकता के बारे में पूरा कवर किया है। इसके जो पितामह हैं, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल जो हैं, इनको इसका पितामह कहा जाता है। मटर के पौधे पर इन्होंने खोज की थी आनुवंशिकता की, सब कुछ बता रखा है। 28 मार्च 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो देखिए, ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व या फिर उपरोक्त सभी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आनुवंशिकता पर निर्भर करती हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सारी चीजें जो हैं वो आनुवंशिकता पर निर्भर करती हैं।
आनुवंशिकता क्या होती है? तो माता-पिता से बच्चों को मिलने वाले गुण ही आनुवंशिकता कहलाती है। जैसे कि अगर माता और पिता दोनों काले हैं, तो जो बालक है वो भी काले रंग का ही होगा। यानी त्वचा का रंग जो है माता-पिता के रंग से जो है इन्फेक्टेड होता है, माता-पिता के रंग से उसका प्रभाव पड़ता है। माता-पिता दोनों अगर काफ़ी ऊँचे कद के हैं, तो बालक भी ऊँचे कद का ही होगा, ठीक है? माता-पिता का व्यक्तित्व कैसा है, वो भी बालक पर उसका भी असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आनुवंशिकता के लक्षण होते हैं, जो बालक को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण है? यानी कि अधिगम निषक्तता का कौन-सा उदाहरण है? अब अधिगम निषक्तता क्या होती है? पढ़ने में जो दिक्कत आती है, पढ़ने-लिखने में जो दिक्कत आती है, उसे हम अधिगम निषक्तता कहते हैं। अधिगम का अर्थ ही है पढ़ना, ठीक है? तो पढ़ने में जो दिक्कत आती है, उसे हम अधिगम निषक्तता कहते हैं। 29 मार्च को पूछा गया है, मानसिक मंदन या फिर एडीएचडी या फिर डिस्लेक्सिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो डिस्लेक्सिया विकार है, वो अधिगम विकार होता है। अभी अधिगम विकार क्या है, ये आपको हम बाल विकास वाली पीडीएफ में पूरा बता रखा है हमने, ठीक है? देखिए, डिस्लेक्सिया क्या है समझा दें आपको। तो डिस्लेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण है। डिस्लेक्सिया एक विकार है जिसमें सामान्य वृद्धि होने के बावजूद पढ़ने और भाषा के संस्करण में दिक्कत होती है। यानी अगर डिस्लेक्सिया हो गया तो बालक अच्छे से किसी भी चीज़ को पढ़ नहीं पाएगा, उसको बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो डिस्लेक्सिया एक तरह का बोलने से संबंधित विकार है। बालक अच्छे से चीज़ों को बता नहीं सकता है, सामान्य बुद्धि होती है, उसके बाद भी जो बालक है वो बता नहीं सकता, ठीक है? इसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं और यह एक अधिगम विकार होता है। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन-सा अधिगम विकार है, तो डिस्लेक्सिया आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, घरेलू अधिगम का क्या उद्देश्य है? यानी घरेलू अधिगम समझा चुके हैं, घरेलू अधिगम क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 28 मार्च 2017 को पूछा गया शिफ्ट 2 में। देखिए, तो 0 से 3 वर्ष के बच्चों के समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार करने को ही हम घरेलू अधिगम कहते हैं। 20 से 22 वर्ष के बच्चों के लिए घरेलू अधिगम होता है। वयोवृद्ध अवस्था में समग्र विकास में सुधार के लिए घरेलू अधिगम होता है। आप खुद बताइए इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? किसके लिए घरेलू अधिगम आवश्यक है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं, अब कोई 20 से 22 साल के बच्चे को आप घरेलू अधिगम तो देंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए तो वो खुद ही जाने लगा है, कॉलेज, स्कूल में पहुँचने लगा है। और जो वृद्ध हो चुका है, उसको भी घरेलू अधिगम देने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले ही आपके पापा हैं, आप क्या उनको घरेलू अधिगम देंगे? यानी उनको सिखाएँगे कि देखो बेटा ऐसा करो, वैसा करो। वो खुद आपके बाप हैं, उनको सब कुछ पता है, ठीक है ना? उन्होंने आपको पढ़ाया, आप थोड़ी उनको पढ़ाएँगे। तो घरेलू अधिगम इन दोनों के लिए कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन हाँ, 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होंगे, इनके लिए, उनके समग्र विकास के लिए ये घरेलू अधिगम बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है? क्योंकि 0 से 3 वर्ष के बीच में ही जो बालक होता है, माता-पिता, भाई-बहन के संपर्क में ज़्यादा रहता है, घरेलू अधिगम उसको ज़्यादा मिलता है, ठीक है? इसके बाद में तो 6 वर्ष का हुआ, आप स्कूल भेज देते, फिर स्कूल में पढ़ने लगता है। लेकिन जो घरेलू अधिगम है, वो 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़िए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आईक्यू लेवल पर भी प्रश्न आपका, एक क्वेश्चन आईक्यू लेवल यानी कि बुद्धि लब्धि पर जरूर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू लेवल क्या होता है? यानी कि जो मानसिक मंदता का शिकार है, जो मंद बुद्धि हैं, उनका आईक्यू लेवल क्या होता है? 80, 90, 65 या फिर 70? आइए आंसर देखते हैं। फिर एक एवरेज जो होता है वो भी बता देते हैं, और जो हाई टैलेंटेड बच्चा होता है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है वो भी बता देते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो मानसिक रूप से मंदित बालक है उसका आईक्यू लेवल 70 होता है। देखिए आईक्यू क्या है? आईक्यू या बुद्धि लब्धि संज्ञानात्मक क्षमता और एक मैप है जो आमतौर पर मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करके इसको मूल्यांकित किया जाता है। औसत आईक्यू लेवल 100 होता है। अभी थोड़ी सी क्रिटिकल लैंग्वेज हो गई, सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं आपको। देखिए क्या होता है आईक्यू लेवल। तो आईक्यू लेवल इन्होंने एक मैप तैयार कर रखा है, एक लाइनिंग तैयार कर रखी है कि देखिए एवरेज जो है, एवरेज बच्चों का जो होता है वो होता है 100। अगर 100 आईक्यू लेवल है तो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक ठाक है, ठीक है ना, उसका मतलब दिमाग ठीक है। 100 से जितना कम जाता जाता है उतना जो बच्चा होता है वो मानसिक रूप से मंद होता जाता है, और 70 तक पहुंचने के बाद में 70 वाला बच्चा जो होता है वो मानसिक रूप से मंद होता है। 100 से जितना ऊपर होता जाता है उतना अच्छा बच्चे का दिमाग होता जाता है, और जो हाई टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल 130 तक भी पहुंच जाता है। 130 तक जो होते हैं वो हाई लेवल के टैलेंटेड बच्चे होते हैं, ठीक है। आईक्यू लेवल समझ गए। बाकी यहाँ पर जो है वो आपकी किताबी भाषा यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये पीडीएफ आप लेना तो आराम से पढ़ लेना, ठीक है। और मानसिक रूप से मंद बच्चों का 70 होता है। चलिए 8 नंबर देखिए, विकास को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? यानी आपसे पूछा जाएगा कि विकास क्या है। ये 29 मार्च को पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं विकास क्या होता है। जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्यों की वृद्धि को हम विकास कहते हैं, या फिर जीवन चक्र के दौरान अधिक ज्ञान अवर्धन यानी अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया तो विकास हो जाएगा। आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं।
तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन किसी चीज़ की प्रकृति या संरचना में परिवर्तन को संदर्भित करता है। यानी ये चीज़ जो है वो इस तरह की दिखाई दे रही है, इसकी प्रकृति अम्लीय है, इसकी प्रकृति क्षारीय है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा इसको हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। मात्रात्मक क्या है? जबकि मात्रात्मक परिवर्तन किसी चीज़ की मात्रा या डिग्री में परिवर्तन को हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो विकास क्या होता है? ये दोनों चीज़ें जब एक साथ में होती हैं तो उसे हम विकास कहते हैं, जैसे कि बालक का विकास, ठीक है? बालक का विकास जब होगा उसके हाथ भी बढ़ेंगे, पैर भी बढ़ेंगे, दिमाग भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें गुणात्मक रूप से दिमाग वगैरह बढ़ रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, मात्रात्मक रूप से उसके पैर बड़े हो रहे हैं, हाथ बड़े हो रहे हैं। इस तरह से ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हम इसको विकास कहते हैं। विकास समझ में आ गया आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विकास किसी का नाम हो तो परेशान नहीं होना, हमको कैसे समझा दिया सर ने। देखिए, जब बच्चे माता-पिता के साथ पौधों को पानी देने के कार्य में प्रतिभाग करते हैं, यानी भाग ले रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, तो निम्न में से किस अवधारणा को वो विकसित करते हैं? कौन-सी ऐसी अवधारणा है जो उनके मन में आती है जब वो पौधों में पानी दे रहे होते हैं? चलिए देखते हैं, ये भी 29 मार्च को पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। तो वृद्धि की भावना आती है, विकास की अवधारणा आती है, निष्पादन की या फिर रंग की? किसकी अवधारणा आती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विकास की अवधारणा बच्चों के मन में आती है। कैसे आती है? आइए देखते हैं। तो जब बच्चे पौधों में पानी डालने के लिए माता-पिता के साथ भाग लेते हैं, तो उनमें विकास की अवधारणा विकसित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि उनकी देखभाल के परिणामस्वरूप पौधे समय के साथ में कैसे-कैसे बदल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। यानी कि जब बच्चों ने पानी देना शुरू किया किसी पौधे में, तो मान लीजिए ये पौधा इतना बड़ा था, ठीक है ना? फिर उन्होंने पानी दिया बच्चों ने, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि ये पौधा तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है? फिर देखा तो ये पौधा तो पेड़ बन गया, तो उनको क्या लगता है कि हाँ, ये पौधे विकास कर रहे हैं, ठीक है ना? और वो पानी दे रहे हैं तो पौधे विकास कर रहे हैं। तो ये विकास की अवधारणा उनके अंदर आती है कि विकास की अवधारणा का उनके अंदर जो है विकास होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके पास में, अभी रुक करके सबके पास शेयर कर दीजिए, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। चलिए, दाँत से प्रश्न आ गया। दाँत वाला प्रश्न भी एक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। प्रथम दाँत दिखने में की औसत आयु क्या होती है? यानी जब पहली बार बच्चे के दाँत दिखते हैं तो एवरेज एज क्या होती है जब बच्चों के पहली बार दाँत निकलते हैं? 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आइए देखें ऑप्शन। 3 महीने, 7 महीने, 12 महीने या फिर 18 महीने। कब एवरेज बच्चों के दाँत दिखने शुरू हो जाते हैं पहले? सही आंसर बी है, यानी कि 7 महीने के आस-पास जो है बच्चों के दाँत निकलने शुरू हो जाते हैं, ऊपर वाले जो 2 दाँत निकलते हैं। ठीक है? देखिए, तो प्रथम दाँत निकलने की औसत आयु जो है वो अलग-अलग होती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें अलग-अलग होती है। किसी में दाँत जल्दी निकलने लगते हैं, किसी में दाँत लेट निकलते हैं। लेकिन जो एवरेज एज होती है, जिसे हम एवरेज एज कहते हैं, तो एवरेज एज 7 महीने होती है। 7 महीने के आस-पास बच्चों में जो है दाँत निकलने लगते हैं। पहले दाँत जो है वो 7 महीने के आस-पास निकलने लगते हैं। थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर थोड़ा ध्यान मत देना, हमने आपको बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है, घरेलू अधिगम में माता-पिता बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं, तो उससे वे क्या सीखते हैं? आप देखते हैं बच्चों को माता-पिता कहानियाँ सुनाते हैं कि देखिए ये कालिदास थे, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, ये जो है अशोक राजा थे, इन्होंने ऐसा किया, तो उससे बच्चे क्या सीखते हैं? यह पूछ रहा है, 26 मार्च को पूछा गया है। पढ़ना सीखने के लिए, पढ़ना थोड़ी सीखेंगे बच्चे, पढ़ाते तो जब किताब में दिखाते हैं तो पढ़ना सीखते हैं, ये तो सुन रहे हैं वो। विचार करने के लिए, लिखने के लिए या फिर अनुकरण करने के लिए, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अनुकरण करने के लिए जो माता-पिता होते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं। उन्होंने अशोक की कहानी सुनाई कि देखिए बेटा, अशोक ने कलिंग में ऐसे-ऐसे युद्ध किया था, इतने सारे लोग मारे गए, उसके बाद में उसके मन में ये आया कि ये तो हमने बहुत गलत किया, इसके लिए उसे पश्चाताप हुआ और फिर उसने सारी युद्ध वगैरह छोड़ दिया। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि किसी को बेवजह मारना, पीटना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे इसका अनुकरण करेंगे, बच्चे उसको अपने जीवन में उतारेंगे कि हाँ, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, तो बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये आपका मुख्य उद्देश्य होता है कहानियाँ सुनाने का। ठीक है? देखिए, तो घरेलू अधिगम खासकर जब इसमें माता-पिता बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, तो बच्चों में विभिन्न संज्ञानात्मक विकास, साथ में कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे क्या सीखते हैं? घर में अगर बातचीत हो रही है, 4 लोग मिल कर के बात कर रहे हैं, तो बच्चे उससे क्या सीखेंगे? 29 मार्च को पूछा गया है। आरक्षण सीखेंगे, भाषा की कुशलता विकसित करेंगे, बाहर जाना सीखेंगे या फिर खोजबीन करना सीखेंगे? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा की कुशलता विकसित करेंगे। जिस भाषा में लोग बात कर रहे होंगे, 4 लोग बैठे हुए हैं, अलग-अलग भाषा में बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? भाषा की कुशलता सीखेंगे उन लोगों से। ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो घर में वार्तालाप से बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर में किस तरह की बात वार्तालाप हो रही है, क्या-क्या बातें हो रही हैं, उससे जो है बच्चा सीखता है। देखिए,
तो माता-पिता और भाई-बहन के साथ लगातार और अर्थपूर्ण वार्तालाप के माध्यम से बच्चों को एक समृद्ध भाषाई वातावरण से अवगत कराया जाता है। भाई-बहन कैसे बात कर रहे हैं, माता-पिता कैसे बात कर रहे हैं, उसका सीधा-सीधा इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये आपका 26 मार्च को पूछा गया है। तो 3 से 6 आयु वर्ग हेतु आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित होती है? यानी अगर कोई बालक 3 से 6 वर्ष का है, तो जो उसको शिक्षा योजना दी जा रही है, जिसको खाना-पीना दिया जा रहा है, जो पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, किसके द्वारा जो है वो नियंत्रित किया जाता है, किसके अधीन वो काम करता है? सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा योजना, आईसीडीएस के अंदर या फिर गर्भावस्था की 6 से 9 महीने में जो आपकी प्रक्रिया होती है, उसके अंदर किसके अंदर ये कार्य करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना आईसीडीएस के द्वारा जो है इसको नियंत्रित किया जाता है। आईसीडीएस के बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं। अपनी पीडीएफ में भी आपको हमने आईसीडीएस के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं। इसके अलावा अब बहुत जल्द ही हम जो है योजनाओं की पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। लगभग उसमें 100 से 150 योजनाएँ हम वन लाइनर फैक्ट के तौर पर कवर करेंगे, ठीक है? और इसकी पीडीएफ केवल और केवल उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने ₹128 के जो पेड पीडीएफ है वो ली होगी। उन लोगों को हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कराएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने 128 के नोट्स खरीदे हैं। आप जैसे ही हम बताएँगे आपको कि भैया तैयार हो गई, अभी तैयार नहीं हुई है, ठीक है ना? नहीं तो अभी मैसेज करने लगो, अभी तैयार नहीं हुई है, 1-2 दिन में हो जाएगी। तो जैसे हम आपको बताएँगे यूट्यूब पर कि भाई ये पीडीएफ तैयार हो गई, जिन लोगों ने ₹128 का नोट्स लिया था, वो लोग मैसेज करके अपने नोट्स ले लीजिए, ये वाली पीडीएफ ले लीजिए। तब आपको मैसेज करना है, आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपका पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। इन्होंने कितने रुपए की पीडीएफ ली थी, कब ली थी, ये सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट बचा करके रखना, जो भी आप पेमेंट करो। तो जो लोग 128 का पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट रखे रहेंगे, उनको ही हम पीडीएफ देंगे। लगभग 150 से 200 योजनाओं को हम एक साथ में कवर करेंगे। क्लास हम यूट्यूब पे भी कराएँगे और उसका पीडीएफ भी हम देंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, तो ₹128 पे करके नोट्स तुरंत प्राप्त कर लीजिए। देखिए, तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना वह योजना है जो विशेष रूप से 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के प्रारंभिक बचपन की शिक्षा का देखरेख करती है। जो 3 से 6 वर्ष तक के बालक होते हैं, उनका देखरेख करने का काम आईसीडीएस के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार के लिए संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारी का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है? यानी कि कौन सी ऐसी धारा है जो यह निर्धारित करती है कि बालक के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है और वो संदिग्ध मामला है, तो इसकी जांच के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको जो है दिशा निर्देश देती है। कौन सी ऐसी धारा है? 26 मार्च को पूछा गया है, एक्ट से प्रश्न पूछा गया है। 5 से 6 प्रश्न आपके एक्ट के भी आने वाले हैं, इसकी भी हम अलग से पीडीएफ बना कर देंगे। हालांकि ये एक्ट भी हमने अपने जो पीडीएफ नोट्स पेड वाले दे रहे हैं 128 वाले, इसमें हमने एक्ट भी कराए हैं, बाल संरक्षण भी कराया, महिला आयोग भी कराया, सब कुछ करा रखा है। फिर भी बीच-बीच में हम अलग-अलग पीडीएफ आपको देते रहेंगे, ठीक है? देखिए, तो 1989 बाल अधिनियम की धारा 31 या फिर 1989 बाल अधिनियम की धारा 47 या फिर 1989 बाल अधिनियम की धारा 17 या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन-सी ऐसी धारा है जो यह बताती है कि हम जो अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, उनका प्रमुख कर्तव्य क्या होगा? कौन-सी धारा बताती है? तो सही आंसर बी है, धारा 47 बाल अधिनियम 1989 की धारा 47 यह बताती है। देखिए, तो बाल अधिनियम की धारा 1989 की धारा 47 बाल दुर्व्यवहार के संदिग्ध मुद्दों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकार के प्रमुख कर्तव्यों का प्रारूप तैयार करती है कि जो अधिकारी नियुक्त किया गया है वो क्या-क्या कार्य करेगा। ये धारा 47 के द्वारा बताया गया है 1989 अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, घरेलू आगंतुक कैसे होने चाहिए? यानी कि जो डेली आपके घर पर आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आपके दोस्त हो गए, पिताजी के दोस्त हो गए, माताजी की सहेलियाँ हो गईं, बहन की सहेलियाँ हो गईं, तो ये लोग जो घर पर डेली आ रहे हैं, ये कैसे होने चाहिए? अच्छे द्विभाषी होने चाहिए, अच्छे सुलेखक होने चाहिए, स्पष्ट वक्ता होने चाहिए या फिर स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वे अच्छे द्विभाषी होना चाहिए, कम से कम उनको 2 भाषाएँ तो आनी चाहिए, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में ही बोले जा रहे हैं या फिर अपनी देसी लैंग्वेज में बोले जा रहे हैं। देसी लैंग्वेज समझे ना, क्या हो रहा है बे? कहाँ जा रहा है बे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये जो आप बातें कर रहे हैं, बच्चों के सामने ऐसी भाषा नहीं यूज़ करना चाहिए। बच्चों के सामने आपको सिंपल लैंग्वेज बात करनी है, जो हिंदी खड़ी हिंदी होती है स्पेशली, या फिर इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश में बात कीजिए। नहीं तो बच्चे वही सीखेंगे जो आप उनको सिखाएँगे, जो आप बात करेंगे। तो द्विभाषी, अच्छे द्विभाषी होने चाहिए जो घरेलू आगंतुक होते हैं, यानी कि बाहर कैसे भी बात करें, लेकिन घर पर वो अच्छे से बात करें आपके, इस तरह के होने चाहिए। तो घरेलू आगंतुकों को द्विभाषी होने के महत्व पर जोर देते हुए एक से अधिक भाषाओं में दक्षता रखनी चाहिए। कई भाषा में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता मूल्यवान होती है। अगर आपको हिंदी आती है तो इंग्लिश का प्रयास कीजिए, इंग्लिश आती है तो फ्रेंच का प्रयास कीजिए, यानी आगे की ओर बढ़ते रहिए। उससे आपके बच्चों पर भी प्लस यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे जो हमने आपके करा दिए हैं।
इसके बाद में अगला सब्जेक्ट है जिसका आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आएगा सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम आपको मैथ भी कराएंगे, कंप्यूटर भी कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे, योजनाएं भी कराएंगे, एक्ट भी कराएंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके तुरंत की तुरंत अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है जो नोट्स आप प्राप्त करेंगे वो किसी और को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पैसा दिया है तो आपको अपने पास रखना है, उसको किसी और को शेयर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि नीचे उसमें स्पष्ट निर्देश लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई भी इसको शेयर करते हुए पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप पैसे दे रहे हैं तो केवल आप यूज़ कीजिए, किसी और को क्यों शेयर करना, पैसा आपने दिया है ना। ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये यूट्यूब चैनल का लिंक आप सबके पास में शेयर कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको भी फ्री मिल रहा है, दूसरों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि नोट्स आप पेड ले रहे हैं, पैसा देकर ले रहे हैं, तो सामने वाले को भी पैसा देने दीजिए। और उससे क्या होगा, उससे आपके इस परिवार को भी थोड़ा-सा लाभ होगा, परिवार को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम अकेले ही सारा काम करते हैं, ठीक है ना? और इसीलिए ये वीडियो आपकी लेट आ पाती है, क्योंकि सारा काम अकेले करना रहता है, तो वो दिक्कत थोड़ी-सी आती है, ठीक है? तो अभी आप लोग अपने नोट्स मँगवा लीजिए, चारों सब्जेक्ट के मात्र ₹128 में आपको नोट्स उपलब्ध हैं। इस स्कैनर पर आपको पेमेंट करना है और बस स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, तुरंत आपको हम नोट्स सेंड कर देंगे, ठीक है? ज़्यादा कोई बात करने की ना आपके पास में समय है, ना मेरे पास में समय है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी कुछ आपको जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे राकेश यादव सर के मैथ के क्लास नोट्स मिल जाएँगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी पूरी पीडीएफ फॉर्म में, एनसीईआरटी सोशल साइंस के नोट्स मिल जाएँगे, साइंस के नोट्स मिल जाएँगे। वो भी आप जो है कुछ नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो उपलब्ध हैं। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।